अध्याय 56 प्रथम स्थान। सन्नाटा। पूरा कमरा एकदम शांत था। सभी लोग उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे, लेकिन जब स्कोर की घोषणा हुई तो सब लोग चुप हो गए। शिक्षक और कर्मचारी स्तब्ध रह गए, प्रधानाचार्य स्तब्ध रह गए, ग्राम प्रधान स्तब्ध रह गए और सार्थक के शिक्षक प्रताप भी स्तब्ध रह गए। केवल तनवीर ही मुस्कुरा रहा था, जबकि सार्थक अपना सिर खुजा रहा था, जिससे पता चलता था कि स्थिति कुछ अजीब थी। असंभव, उसने धोखा दिया। उस पल रूपेश रोमांचित हो गया। वह इस संख्या को देखकर सचमुच दंग रह गया। अगर उसके 10 गुना भी अंक होते तो भी वह यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। उसके दिमाग में बस यही एक ही बात आ रही थी कि सार्थक ने धोखा दिया होगा, वरना इतना ज्यादा स्कोर कैसे संभव हो सकता था। सार्थक ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, युवक, तुम्हें अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस मौके पर गांव के मुखिया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, युवक, तुम्हें अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। सार्थक के धोखे का सबूत तुम्हारे पास क्या है? रूपेश बेशक कोई सबूत पेश नहीं कर सका, लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया, यह तनवीर ही होगा। सार्थक और तनवीर अच्छे भाई हैं। तनवीर ने ही सार्थक को अपने अंक दिए होंगे, वरना उसे इतने ज्यादा अंक कैसे मिल सकते थे? फाक फाक करना। इसी क्षण तनवीर आगे बढ़ा और बोला, रूपेश, बखेड़ा खड़ा करना बंद करो। मैंने सार्थक को एक भी अंक नहीं दिया, उसने ये सारे अंक खुद कमाए हैं। रूपेश ने उत्साह से कहा, तुम बकवास कर रहे हो। 1 महीने पहले तक वह सिर्फ दूसरे स्तर का मछुआरा था। तुम्हें क्या लगता है कि वह सिर्फ 1 महीने में मछली पकड़ने के परीक्षण में 10,000 से ज्यादा अंक कमा सकता है? क्या तुम्हें इस पर विश्वास है? गांव का मुखिया और बाकी सब लोग सार्थक को हैरानी से देखने लगे कि आखिर चल क्या रहा है। 1 महीने पहले वह दूसरे दर्जे का मछुआरा था, लेकिन अब तो वह वैसा लगता ही नहीं। वह तो 7वें दर्जे के मछुआरे जैसा दिखता है। लेकिन सार्थक को इसकी परवाह नहीं थी। रूपेश, हर किसी को अपने अपने अवसर मिलते हैं। मैं कई बार मौत और मौत के बीच से गुजर चुका हूं, तो क्या मुझे भी कुछ अवसर नहीं मिलने चाहिए? लेकिन तुम इतनी संकीर्ण सोच वाले 1000 से ज्यादा अंक लाने के बावजूद भी शीर्ष 10 में नहीं आ पाओगे। मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हो? बताओ, क्या तुम मुझसे जलते हो, मुझसे ईर्ष्या करते हो, या मुझसे नफरत करते हो? लेकिन तभी एक अभिभावक ने चिल्लाकर कहा, युवक, मुझे बताओ कि तुमने ये अंक कैसे प्राप्त किए। हाँ, मुझे ये बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, है ना? इतने अंक हासिल करने के लिए आपको कितने लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी? पल भर में ही अनगिनत लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। कुछ लोग सचमुच जानना चाहते थे, जबकि अन्य लोग केवल तमाशा देखने के लिए वहां मौजूद थे। गांव के मुखिया ने गुस्से से कहा, चुप रहो। माता पिता, चुप रहो। मुकदमे के आंकड़े अभी पूरे नहीं हुए हैं। अंततः शोर थम गया और ग्राम प्रधान ने चिंतित भाव से सार्थक की ओर देखा और कहा, सार्थक, क्या ये तुम हो? तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सार्थक, ग्राम प्रधान, क्या आपका वादा अभी भी मान्य है? गांव का मुखिया तुरंत शर्म से लाल हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी गारंटी मायने रखती है। क्या तुम कृपया बात हटा सकते हो? ग्राम प्रमुख, बिल्कुल, इसका महत्व है। आप इसके बारे में जो चाहें कह सकते हैं और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। सार्थक, देखो हुआ क्या था। मेरा प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस एक शांत आकर्षक लड़का बनकर रहना चाहता था। लेकिन बहुत से लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उनमें लीहू, शिया वुशुंग और कुछ अन्य सहपाठी शामिल थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। खैर, मैंने उन सभी को अपने साथ ले लिया। इसी क्षण सार्थक ने अपना असली रूप दिखाया। गांव उसके लिए महज एक गांव था जहां आम लोग प्रतिभाशाली लोगों को मानते थे, लेकिन शक्तिशाली लोगों की नज़र में उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अगर वह गांव में भी प्रतिभाशाली नहीं था तो वह कैसे तरक्की कर सकता था? इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे अपनी असली ताकत दिखानी ही होगी। क्या तुमने ली हू को चुरा लिया? मैंने थोड़ी देर पहले जिया वुशुन को घायल अवस्था में लौटते देखा था। क्या वह उसे चुरा ले गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। ली हू तो 8वें स्तर का मछुआरा है। शिया वुशुन के पास 4थी श्रेणी की निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शिरा है, वह उसे कैसे हरा सकती है? भीड़ में काफी चर्चा हुई और कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। रूपेश ने डांटते हुए कहा, वैसे ली हू और जिया वुशुन दोनों ही 8वें स्तर के मछुआरे हैं, तुमने उनकी मछली पकड़ने वाली नावें कैसे ले ली? सार्थक ने दया भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, क्या इसमें कोई अजीब बात है? क्योंकि वे मुझे हरा नहीं सकते।
या फिर उन्हें खुद खड़े होकर यह बात कहनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय न तो ली हू और न ही शिया वुशुंग आगे आ सके। ली जो भी अभिभावकों में शामिल थे, उनकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि चटकने की आवाज आ रही थी। उनका गुस्सा लगभग बेकाबू था। उनका बेटा लगभग अपाहिज हो चुका था, फिर भी वे अपना गुस्सा नहीं दिखा सके। उन्हें तो दूसरे पक्ष को जान बख्शने के लिए धन्यवाद भी देना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें सार्थक को मुआवजा देने और इंस्पेक्टर की जांच बंद करवाने का भी कोई रास्ता निकालना था। शिया वुशुन बेहद घमंडी था। तनवीर के अलावा उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरे तियानशुई गांव में सबसे उच्च कोटि की थी, इसलिए सैद्धांतिक रूप से तनवीर के बाद उसे सबसे शक्तिशाली होना चाहिए था। दुर्भाग्य से वह एक अनजान व्यक्ति से हार गया। क्या वह सबके सामने शर्मिंदा होने वाला था? सार्थक ने कर्मचारी की ओर देखकर पूछा, क्या मेरी बात की पुष्टि की जा सकती है? कर्मचारी ने ग्राम प्रधान की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, सार्थक का कुल स्कोर 13,208 अंक है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह कभी भी आकर जांच कर सकता है, लेकिन इस समय आपको आगे की स्कोर गणना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सार्थक वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने प्रभारी कर्मचारी से फुसफुसाते हुए कहा, हेलो, क्या मैं ये मछलियां अपने साथ ले जा सकता हूं? कर्मचारी एक पल के लिए रुका और बोला, हम पुनर्चक्रण सेवा प्रदान करते हैं, अन्यथा इन दर्जनों मछली पकड़ने वाली नावों को इकट्ठा करना मुश्किल होगा। सार्थक, जरूर जरूर, मैं इसे खुद वापस ले आऊंगा। कर्मचारी ... सूर्य के पूरी तरह अस्त होने से पहले ही अंकों की गणना बहुत तेजी से कर ली गई। गांव का मुखिया हवा में लटकी हुई मछली पकड़ने वाली नाव पर खड़ा था और उसके हाथ में एक सूची थी। ग्राम प्रमुख, मैं इस मछली पकड़ने के परीक्षण के परिणाम घोषित करता हूं। प्रथम स्थान सार्थक को मिला, जिन्होंने कुल 13,208 अंक प्राप्त किए। द्वितीय स्थान तनवीर, कुल अंक 5,882। तीसरा स्थान वांग बहियू ने कुल 4,982 अंकों के साथ हासिल किया। चौथे स्थान पर जियांग नान रही, जिसने कुल 4,356 अंक प्राप्त किए। अमृता ने कुल 3,012 अंकों के साथ सातवां स्थान प्राप्त किया। चेन किंग ने 2,222 अंकों के कुल स्कोर के साथ 10वां स्थान प्राप्त किया। शीर्ष 10 खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद अंकों में तेजी से गिरावट आई। 11वें स्थान के लिए 1800 अंक से लेकर 100वें स्थान के लिए 1120 अंक तक। रूपेश 86वां स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि शीर्ष 10 खिलाड़ियों की तुलना में यह अभी भी उतना प्रभावशाली नहीं है। अंतिम परिणामों से पता चला कि 1000वें स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 496 अंक मिले थे। कुछ लोग खुश थे तो कुछ दुखी। शीर्ष 1000 में जगह बनाने वाले छात्र निश्चित रूप से बहुत खुश थे, लेकिन गांव के मुखिया ने आगे जो कहा उससे कई लोग भावुक हो गए। ग्राम प्रमुख, प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आप मछली पकड़ने के इस परीक्षण की क्रूरता को समझ चुके हैं। ये वास्तविक दुनिया का एक छोटा सा रूप है। प्रथम और द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। कई छात्र चुप हो गए और माता पिता भी चुप होने लगे। दरअसल कई माता पिता तो शुरू से ही चुप थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे नहीं मिले थे। गांव के मुखिया ने चिल्लाकर कहा, क्या आपको इस मछली पकड़ने के परीक्षण में हुई मौतों का पता है? गश्ती अधिकारी के आंकड़ों के अनुसार इस परीक्षण में 13,564 छात्र शामिल थे, लेकिन केवल 10,321 छात्र ही वापस लौटे। 3,243 छात्र, यानी लगभग 25%, इस समुद्र में हमेशा के लिए मर गए। सार्थक समेत सभी लोग स्तब्ध थे। उन्हें पता था कि जानमाल का नुकसान हुआ है। उनके द्वारा जब्त की गई खाली मछली पकड़ने वाली नावें इस बात का संकेत थीं कि उनमें सवार कई लोगों को मार दिया गया था। अमृता ने भी बताया था कि ली हू ने लोगों को मारा था, और जो लोग शुरू में सहयोगी थे वही मारे गए छात्रों का मुख्य स्रोत थे। ग्राम प्रधान ने भावुक होकर कहा, हकीकत बेरहम है। शुरू से अंत तक पूरे मछली पकड़ने के परीक्षण में कुल 2,982 मछुआरे शामिल हुए। अंतिम आंकड़ों के अनुसार शुरुआती परीक्षण में लगभग 5,000 लोग घायल हुए और उनमें से कुछ स्थायी रूप से विकलांग हो गए। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं, बल्कि यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए कह रहा हूं कि यह एक ऐसा सागर है जो इंसान को निगल जाता है। अगर आप अकेले नहीं पढ़ना चाहते और मरना नहीं चाहते, तो आपको पूरी ताकत से मेहनत करनी होगी। जब तक आप जीवित हैं, जीवन की उम्मीद है। आंकड़े सुनकर सार्थक चुप हो गया। ये तो गांव में मछली पकड़ने का एक छोटा सा परीक्षण था, और हताहतों की संख्या पहले से ही इतनी अधिक थी। कस्बे का क्या हाल है?
शहर का क्या हाल है। पहली बार उसे इस दुनिया की क्रूरता का एहसास हुआ, या यूं कहें कि साधना की क्रूरता का। सैकड़ों साधारण लोगों में से केवल एक ही मछली पकड़ने का उस्ताद बन सकता है। सैकड़ों उस्तादों में से केवल एक ही महान उस्ताद बन सकता है। अमृता द्वारा वर्णित एक मछुआरे को तैयार करने के लिए कितने महान उस्तादों की आवश्यकता होती है, और फोंगजे जैसा गोताखोर बनने के लिए कितनी मृत हड्डियों पर पैर रखना पड़ता है। सार्थक ने बाहर खड़े माता पिता पर एक नजर डाली। अब कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, कुछ रो रहे थे और कुछ दूसरों को सांत्वना दे रहे थे। सार्थक ने गहरी सांस ली। ये भाग्य के विरुद्ध संघर्ष था, स्वर्ग के विरुद्ध संघर्ष था, मनुष्य के विरुद्ध संघर्ष था। अध्याय 57 मछली फेंकना। जब सार्थक तैरते हुए द्वीप पर लौटा तो उसने सबसे पहले ली गैंग से बारबेक्यू बनाने के लिए कहा। रात पूर्वी बाजार में हजारों लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन बारबेक्यू स्टॉल के आसपास जमा हो गए। पसीने से तरबतर ली गैंग चिल्लाते हुए बोला, जल्दी मत करो, अगले 3 दिनों तक हमारी दुकान में सब कुछ आधी कीमत पर है, कभी भी आ जाओ। ली गैंग इतना व्यस्त था कि उसे पानी पीने का भी समय नहीं था, लेकिन उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। यही तो जिंदगी है। जब वह टाइगर हेड गैंग में गुंडा था, तब जब भी वह रिश्वत के तौर पर पैसे वसूलता था, उसे हमेशा दुश्मनी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उसके बारबेक्यू की खूब मांग थी और लोग उसे पैसे देने के लिए बेताब थे। बाजार में ली गैंग और उनकी पत्नी व्यस्त थे। वहीं सार्थक के घर के पास चट्टान के किनारे सार्थक, तनवीर और अमृता बारबेक्यू कर रहे थे और इस बात को लेकर चिंतित थे कि अपनी दर्जनों नावों से पकड़ी गई मछलियों का क्या करें। इतनी मछलियां कि समुद्री भोजन का बाजार पूरी तरह से भर जाए। हर साल मछली पकड़ने के परीक्षणों के बाद तैरते द्वीप के बाजार में मछलियों की कीमतें गिर जाती थीं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अमृता की 3 मछली पकड़ने वाली नावें हेमिंगतांग ने ले ली और सार्थक की 5 मछली पकड़ने वाली नावें सीधे सार्थक को दे दी गईं। सार्थक के पास अब 26 मछली पकड़ने वाली नावें थीं। बची हुई नावों को छांटने के बाद केवल 15 ही शेष रह गईं। ली गैंग को 3 पूरी नावें देने के बाद भी उसके पास 12 पूरी नावें थीं जिन्हें रखने की कोई जगह नहीं थी। तनवीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लहसुन वाली झींगा मछली खाते हुए कहा, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। हमें सारी मछलियां भूननी चाहिए, इससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। सार्थक, ये तो बहुत ज्यादा है। हम तीनों के पास मिलाकर 10,000 जिन से कहीं ज्यादा मछलियां हैं। ये लाखों जिन की होंगी, है ना? अमृता, इस मौसम में तो मछलियां सिर्फ एक दिन ही जीवित रह सकती हैं, वरना वे मर जाएंगी और बदबू आने लगेगी। तनवीर, तो फिर बेच दो। काफी देर सोचने के बाद सार्थक ने धीरे से कहा, समुद्र से जो कुछ भी हम लेते हैं उसे समुद्र में ही लौटा देना चाहिए। क्यों न हम उन्हें वापस समुद्र में ही फेंक दें। इसे वापस फेंक दें। तनवीर और अमृता सार्थक को ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई मूर्ख हो। उसके बुरे दिन बीते अभी कुछ ही दिन हुए थे और अब वह पहले से ही घमंड से कांप रहा था। सार्थक, हमारे बारबेक्यू स्टैंड को देखो। इस रफ्तार से तो हम आज रात में सिर्फ एक नाव भर मछली ही इस्तेमाल कर पाएंगे, और कल तक शायद हम एक और नाव भर मछली ही इस्तेमाल कर पाएंगे। दोनों आदमियों के अजीब भाव और घृणा भरी निगाहों को देखकर सार्थक ने तुरंत बेतुकी बात कह दी, जागरूकता का क्या? हम इंसान लगातार समुद्र से संसाधन निकालते रहते हैं। अगर एक दिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो उन्हें सड़ने देने के बजाय हम उन्हें वापस समुद्र में ही फेंक दें। कम से कम उनमें कुछ मूल्य तो बचा रहेगा। क्या हम उसे खुद से छीन लेंगे? तनवीर ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, तो फिर इन मछलियों को वापस लाने के लिए तुमने इतनी मेहनत क्यों की? इन्हें सीधे हवाई अड्डे पर क्यों नहीं बेच दिया? सार्थक ने एक बड़े झींगे का एक टुकड़ा खाया और कहा, समुद्र बहुत अकेला है, मैं बस उन्हें आकाश में सैर कराना चाहता हूँ। तनवीर, अमृता, इतना कहकर सार्थक ने उन दोनों की परवाह किए बिना एक मछली पकड़ने वाली नाव पर छलांग लगा दी। जी हाँ, वह हवाई अड्डे से ये सारी मछली पकड़ने वाली नावें किराए पर लेकर घर लाया था और उसका इरादा था कि इस्तेमाल के बाद उन्हें लौटा देगा। उस समय ये नावें उसके घर के पास ही खड़ी थीं। अमृता ने तनवीर को सिर हिलाकर सहमति दी और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने गौर किया है कि उसकी ताकत में तेजी से सुधार तो हो रहा है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। तनवीर ने नाराजगी भरे चेहरे से कहा, तुम ही होशियार नहीं हो। कम अक्ल वाला कोई व्यक्ति इतनी जल्दी तरक्की करके एक पूजनीय विद्वान का स्नेह कैसे पा सकता है? अमृता, हाँ, ये सच है। पिछली बार जब उसे पानी से बाहर निकाला गया था तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वह बदल गया है। तनवीर भी सोच में डूबा हुआ लग रहा था।
क्या यही सार्थक का असली स्वभाव हो सकता है? अचानक अमृता बुदबुदाई, क्या तुम्हें लगता है कि यह सार्थक एक मछली है जो मनुष्य में बदल गई है? लोक कथाओं के अनुसार एक दूर अज्ञात देश में ऐसी मछलियां होती हैं जो मनुष्य में बदल सकती हैं। तनवीर ने उपहास उड़ाते हुए अमृता की ओर देखा और अवाक रह गया। मुझे लगता है मेरा भाई ठीक है, लेकिन तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। इस समय तक सार्थक ने एक एक करके मछलियां फेंकना शुरू कर दिया था और हर बार मछली फेंकने पर उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ जाती थी, जिससे तनवीर और अमृता पूरी तरह से अचंभित रह जाते थे। अमृता, मैं इसे फेंकने में आपकी मदद करूंगी, हिलो मत। सार्थक ने अमृता की ओर इशारा करते हुए, जो कूदने ही वाली थी, चिल्लाकर कहा, छोटी बच्ची, तुम ये मेहनत क्यों कर रही हो? बैठो और बारबेक्यू खाओ। तनवीर मुस्कुराया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम भी मत हिलना। तनवीर। सार्थक की आंखें चमक उठी, ठीक है, एक पल रुकिए। मछली फेंकना अभी जरूरी नहीं है। मैं आपको 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रैगमेंट्स का अभ्यास करना सिखाऊंगा। अमृता ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, तो मैं वापस चली जाऊंगी। सार्थक, वापस किस लिए जा रहे हो? चलो साथ में पढ़ाई करते हैं। अमृता ने सार्थक को हैरानी से देखा, सच में? मैं भी सीख सकती हूँ। सार्थक ने उदारतापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में मेरे सार्थक के ज्यादा दोस्त नहीं रहे हैं। तनवीर के अलावा तुम ही इकलौते हो। जब कुछ अच्छा होता है तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? चट्टान पर चढ़े सार्थक ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, मैं तुम्हें यह नहीं बताने वाला कि मैंने तुम्हें यह सिखाया था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरी मछली मुझ पर फेंक दोगे। अमृता रोमांचित थी। एंजल फांगजे के अनुसार यह एक उच्च स्तरीय युद्ध तकनीक थी जो केवल एक पूजनीय व्यक्ति के पास ही हो सकती थी। जहां तक पूजनीय व्यक्ति की बात है, वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। तनवीर ने एक बार सोचा था कि सार्थक हताशा में डूब जाएगा, और उसे ये भी आशंका थी कि मछली पकड़ने की परीक्षा के दौरान सार्थक को बड़ा खतरा होगा। लेकिन अब सार्थक उसे युद्ध कौशल भी सिखाने लगा था। सार्थक ने कहा, तुम दोनों स्थिर खड़े रहो और मेरी हरकतों को देखो। जरा सी भी गलती मत करना। तनवीर, ठीक है। अमृता, कोई बात नहीं। उसने सबसे पहले जो किया वह था पीछे की ओर झुकना, एक हाथ के बल जमीन पर उतरना और दूसरे हाथ से अपने पैर को पकड़ना। सार्थक ने इसे आसानी से पूरा कर लिया, जबकि तनवीर शर्मा गया, मन ही मन सोच रहा था कि यह क्रिया थोड़ी कठिन थी। अमृता बस फर्श पर लेट गई। सार्थक, अमृता, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम संभाल पाओगी? लड़कियों का शरीर लड़कों से ज्यादा लचीला होता है। तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? अमृता, ये तो बहुत मुश्किल है। सार्थक, क्या तुम सीखना चाहते हो? अमृता ने चूजे की तरह जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ। 1 2 3। सार्थक ने एक ही बार में 18 चालें सिखाईं। 8वीं चाल तक आते आते तनवीर और अमृता दोनों को खूब पसीना आ रहा था, और 18वीं चाल के बाद तो वे लगभग जमीन पर गिर ही पड़े थे। सार्थक असमंजस में था। हालांकि उसे भी प्रशिक्षण में कठिनाई हुई थी, फिर भी वह सभी 36 आसन पूरे करने में सक्षम था, जिसे एक छोटी उपलब्धि माना जाता था। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि उसे ठीक से प्रशिक्षण नहीं मिला था? आकाश में फोंगजे पूरे दृश्य को देख रहा था और बीच बीच में सिर हिला रहा था। ये सचमुच एक उच्च कोटि की युद्ध तकनीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतर रहा था। हर हरकत शरीर की हर मांसपेशी को सक्रिय कर रही थी। लंबे अभ्यास से मानव शरीर कई ऐसे कार्य करने में सक्षम हो सकता है जो दूसरों के लिए शायद ही संभव हो। वह सोच रहा था कि क्या उसे भी इसे सीखना चाहिए। छोड़ो भी, अगर युवा पीढ़ी इसे सीख ले तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे सीख लूं तो? तनवीर और अमृता पसीने से तरबतर और हौंफते हुए ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। धीरे धीरे उठकर बैठने पर तनवीर को अचानक एहसास हुआ, अरे, मुझे लग रहा है कि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊपरी सीमा बढ़ गई है। अमृता, सच में? ये सचमुच है। जैसे ही वे दोनों सार्थक को खुशखबरी सुनाने वाले थे, उन्होंने पाया कि सार्थक गायब हो गया है। वे चट्टान के किनारे तक चढ़े और देखा कि सार्थक पहले से ही लगन से मछलियां उछाल रहा था, गुनगुनाते हुए, और उसके चेहरे पर एक अटूट मुस्कान थी। जैसे ही सार्थक ने दोनों सिरों को बाहर निकला हुआ देखा, उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, बस करो। कल सुबह तक अभ्यास करते रहो, रुको मत। अमृता का चेहरा दहशत से भर गया। उसे लगा जैसे उन 18 स्टेप्स को पूरा करने के बाद पूरी दुनिया ही ढह गई हो, और अब वे उसे कल सुबह तक अभ्यास करने के लिए कह रहे थे। क्या वे पागल हो गए थे? तनवीर के होंठ अपने आप ही फड़कने लगे। वह सोच रहा था कि क्या उसमें अभ्यास जारी रखने की क्षमता है।
अचानक सार्थक ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे तनवीर, मेरे पास आयरन फिश बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। थोड़ा सा ले लो और साधना करते समय तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। मैं तो लगातार 3 दिन और 3 रात साधना करता था। तनवीर तुरंत चौंक गया और सदमा से सार्थक को घूरने लगा। उन बेहद मुश्किल मूव्स को थोड़ी देर के लिए भी करना एक चुनौती थी। सार्थक ने उनका अभ्यास 3 दिन और 3 रात तक किया था। और सार्थक ने सिर्फ उन 18 मूव्स का ही अभ्यास नहीं किया था, पूरे सेट में कुल 108 अलग अलग पोज थे। अचानक तनवीर के गले से एक आवाज आए, अमृता जाओ अभ्यास करो। ... जब सार्थक मछली पकड़ने का अभ्यास कर रहा था और तनवीर और अमृता अभ्यास कर रहे थे, तभी हे मिंटान गुस्से में सार्थक के घर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाँ, तुमने मेरी बेटी को मछली पकड़ने के अभ्यास में मदद की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे अगवा कर सकते हो। अब उसे देखो, वह तो रात भर बाहर रहने लगी है। जैसे ही हे मिंटान सार्थक के घर के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, जिससे वह चौंक गया। करीब से देखने पर वे दंग रह गए और बोले, हे भगवान, एक देवदूत। फोंगजे, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? हे मिंटांग ने तुरंत उत्तर दिया, महामहिम, मैं अपनी बेटी को ढूंढने आया हूँ। कल जन्मजात आत्मा जागृति का दिन है, लेकिन मेरी बेटी अभी तक नहीं लौटी है, इसलिए मैं उसे ढूंढने आया हूँ। फोंगजे ने शांत भाव से कहा, क्या वह अमृता नाम की लड़की है? हे मिंटांग ने बार बार सिर हिलाया। अमृता वास्तव में सार्थक के घर पर थी। फोंगजे ने हाथ हिलाते हुए कहा, वापस जाओ। अमृता को एक अवसर मिला है और वह इस समय एक सर्वोच्च युद्ध तकनीक का अभ्यास कर रही है। जब उसकी प्रतिभा जागृत हो जाएगी तब वह कल वहां जाएगी। ये तो युद्ध की सर्वोत्कृष्ट तकनीक है। जी हाँ, यह विनम्र व्यक्ति अब विदा लेता है। हे मिंटान चकित रह गया। एक देवदूत द्वारा बताई गई सर्वोच्च युद्ध तकनीक, उसकी बेटी सचमुच अद्भुत थी। उसका क्रोध पल भर में गायब हो गया और वह मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर उसे देखता हुआ चला गया। अध्याय 58 प्रतिभा का जागरण भाग 1। पूरी रात मछली पकड़ने के कारण सार्थक के हाथ दुख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आंकड़ों को देखा तो वे तुरंत खुशी से झूम उठे। स्वामी सार्थक, स्तर 7 उत्कृष्ट मछुआरा श्रेणी, आध्यात्मिक ऊर्जा 38,112 279, आध्यात्मिक नस स्तर 2 निम्न श्रेणी अपग्रेड करने योग्य, हथियार बैंगनी बांस की छड़ी, मुख्य साधना तकनीक शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। ... मछली पकड़ने की परीक्षा के दौरान उसने बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की। चाहे मछली पकड़ना हो या लड़ाई, उसने जरा भी संकोच नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा के बाद उसके पास 27,000 से भी कम आध्यात्मिक ऊर्जा बची थी। लेकिन अब उसने पलक झपकते ही 10,000 वापस कमा ली है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। भोर होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। सार्थक सोच रहा था कि क्या उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर बढ़ाना चाहिए। यदि प्रतिभा का जागरण वास्तव में व्यक्ति की क्षमता से जुड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति का स्तर शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि वह जानता था कि फोंगजे निश्चित रूप से आसपास ही है, लेकिन अगर वह उसे ढूंढ नहीं पाया तो क्या होगा। काफी सोच विचार के बाद सार्थक ने फैसला किया कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वह जोखिम उठाने को तैयार था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि फोंगजे का रुतबा उतना ऊंचा है जितना लोग समझते हैं। तियानशुई गांव तो बस एक छोटा सा गांव था, इसके ऊपर कस्बे और शहर थे। अगर फोंगजे यहां प्रतिभा जागृति समारोह की अध्यक्षता कर रहा था, तो क्या इसका मतलब ये था कि बाकी सभी गांवों और कस्बों में भी इसी तरह के शक्तिशाली लोग अध्यक्षता कर रहे थे? अगर फोंगजे को कुछ गड़बड़ का पता भी चल जाए, तो वह उसे धोखा देने के लिए कोई झूठी कहानी गढ़ सकता है। भले ही वह उसे बेवकूफ न बना पाए, कम से कम तनवीर तो उसके लिए ढाल का काम करेगी, और दूसरी तरफ से शायद उसे कोई नुकसान न पहुंचे। इसी विचार के साथ सार्थक चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि फोंगजे अपनी छत पर बैठा है। उसके हाथ में बारबेक्यू और शराब की बोतल है। सार्थक को देखते ही उन्होंने सहज भाव से कहा, ये खाना सचमुच बहुत बढ़िया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सबसे साधारण किस्म का फल भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। और यह शराब, इसे कैसे बनाया जाता है? इसके पीछे के सिद्धांत मुझे बाद में बताइए। सार्थक ने अपना सिर खुजाया। आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने का उसका विचार पल भर में ही धराशायी हो गया। जब तुम उसके ठीक सामने खड़े हो तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को कैसे बढ़ा सकता है?
दानव शोधन पात्र ऐसी चीज थी जिसे वह किसी भी कीमत पर उजागर नहीं कर सकता था। सार्थक ने तुरंत जवाब दिया, चूंकि देवदूत को ये पसंद है, इसलिए मैं आपको बाद में इसके साथ बारबेक्यू की रेसिपी भी दे दूंगा। फोंग जे ने हल्के से सिर हिलाया और अपने हाथ के एक सहज इशारे से एक प्राचीन जेड पेंडेंट सार्थक के सामने तैरने लगा। फोंग जे, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा बच्चे। मैंने पहले वादा किया था कि इस मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में शीर्ष 3 विजेताओं को आत्मा संचय तकनीक दी जाएगी। लेकिन चूंकि तुमने पहला स्थान प्राप्त किया और 108 शरीर सुदृढ़ीकरण अंश का योगदान दिया, इसलिए मैं तुम्हें यह आत्मा पुस्तक दे रहा हूं। इसमें आत्मा संचय में महारत हासिल करने के विभिन्न तरीके दिए गए हैं। तुम कितना अच्छा प्रदर्शन करते हो, यह तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। सार्थक चौंक गया। क्या ये स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक से बदलकर स्पिरिट गैदरिंग मास्टर की साधना विधि हो गई थी? क्या ये शाही परिवार के कवचधारी मास्टर की तरह ही एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने का मार्ग था? सार्थक, धन्यवाद मेरी परी। फोंग जे ने सार्थक की अनदेखी की, इसलिए सार्थक स्वाभाविक रूप से तनवीर और अमृता के पास गया। ये दोनों अब केवल अत्यधिक पसीना ही नहीं बहा रहे थे, बल्कि साधना के कारण मानो धुआं छोड़ रहे थे। ये स्पष्ट नहीं था कि फोंग जे ने उन्हें क्या खिलाया था। हालांकि सार्थक शायद अनुमान लगा सकता था कि यह क्या था, क्योंकि उन दोनों के आसपास एक मोहक सुगंध थी, शायद इसलिए कि उन्होंने अभी अभी सी बथॉर्न जैसे आध्यात्मिक फल का सेवन किया था। सार्थक ने भी साधना में भाग लिया, लेकिन उसका फेंग जे से आध्यात्मिक फल मांगने का कोई इरादा नहीं था। उसके विचार में मछली पकड़ने वाली नावों के बदले आध्यात्मिक फल लेना एक बहुत अच्छा सौदा था। सुबह जब सूरज उगता है तो साफ आसमान लालिमा से नहा जाता है। सार्थक जब भी ऐसा दृश्य देखता है, उसे लगता है कि दुनिया बेहद खूबसूरत और जादुई है। दरार। अमृता, जो एक अजीब सी मुद्रा में थी, ने अपने शरीर के अंदर से चटकने की आवाजें सुनी, मानो उसने किसी तरह की बेड़ी तोड़ दी हो और उसके शरीर से बड़ी मात्रा में अज्ञात पदार्थ निकला। सार और मज्जा को शुद्ध करना। सार्थक ने तुरंत पहचान लिया कि वह भी उसी स्थिति में है। उस समय उसने अपनी तकनीक को उन्नत कर लिया था, जिससे वह कहीं अधिक प्रभावी हो गई थी, और उसका पूरा शरीर एक पेस्ट से ढका हुआ था। अमृता ने केवल एक आध्यात्मिक फल खाया था, इसलिए शायद उसका प्रभाव सार्थक के जितना अच्छा नहीं था। क्या मैं 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं? टकराना। अमृता पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ी। रात भर उन 18 आसनों का अभ्यास करने से उस युवती का शरीर बुरी तरह थक गया था, जिसने पहले कभी इतनी कठिनाई नहीं झेली थी। वहीं दूसरी ओर तनवीर तब तक धीरे धीरे नहीं उठी जब तक उसने आखिरी आसन भी पूरा नहीं कर लिया। ठंडा। तनवीर मुस्कुराया और बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा कम से कम 30 अंक बढ़ गई है, और यह केवल 18 अभ्यासों के बाद हुआ है। ये 108 देह शोधन खंड वाकई बहुत प्रभावशाली है। सार्थक अविश्वास से घूरते हुए बोला, तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया? तनवीर, 30 अंक है ना? सार्थक अवाक रह गया। वह तनवीर से बात नहीं करना चाहता था। क्या इसी को आध्यात्मिक ज्ञान की 7वीं श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते हैं? मैंने महाचक्र के सभी 108 आसन किए और मुझे केवल 1 दर्जन अंक ही मिले। अमृता ने ईर्ष्या से कहा, इतने सारे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सिर्फ 10 अंक ही मिले हों। सार्थक का चेहरा उदास हो गया, मेरे पास तो और भी कम है। हा हा हा। फोंग जे प्रकट हुआ और जोर से हंसा, यह आध्यात्मिक शिरा की शक्ति है। एक उच्च श्रेणी की 7वीं आध्यात्मिक शिरा निम्न श्रेणी की शिरा से बिल्कुल अतुलनीय है। बुरा नहीं है तनवीर, एक बार जब तुम सभी 108 आसन सीख लोगे तो तुम अपने क्षेत्र में अजय हो जाओगे। हा हा हा। ये स्पष्ट था कि फोंग जे बहुत खुश था। सार्थक ने सोचा कि शायद शहर लौटने के बाद फोंग जे अपने साथ भेजे गए लोगों के सामने घमंड से अपनी शान दिखाएगा। ... एक तैरते हुए द्वीप पर सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? स्वाभाविक रूप से ये द्वीप का बिल्कुल केंद्र होता है, यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी वहां रहने के योग्य नहीं होता। यहाँ तक कि सबसे निचले तैरते हुए द्वीप पर भी हर कोई केंद्रीय क्षेत्र का अत्यंत सम्मान करता है। सार्थक पहली बार तियानशुई गांव के तैरते द्वीप के केंद्र का दौरा कर रहा था। वहां एक महिला की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और उसमें मछली पकड़ने की छड़ी थी। मूर्ति के सामने कई भेंटें रखी थीं, जो देखने में ऐसी लग रही थीं मानो अभी अभी वहां रखी गई हो। बेटी, हे मिंगटांग वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था, और जब उसने अमृता को सार्थक और तनवीर के साथ आते देखा तो उसने राहत की सांस ली।
फिर हे मिंगटांग ने अमृता को ध्यान से देखा और आश्चर्य से बोला, अरे वाह, तुमने तो फिशरमैन के 8वें स्तर को पार कर लिया है। अमृता थोड़ा शर्मा गई, पापा इतने सवाल मत पूछिए। हे मिंगटांग, जी हाँ, पिताजी नहीं पूछेंगे। आप इसे अपने तक ही रखिए, बस पिताजी को मत बताना। हे मिंगटांग बेहद खुश था। ऐसा लग रहा था कि सार्थक और बाकी लोगों के साथ समय बिताने के अपने फायदे थे। उसने सोचा कि सार्थक तो बस एक गौण चीज है। शायद देवदूत ने सोचा होगा कि वे तनवीर के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, इसलिए उसने उन्हें वह सर्वोच्च युद्ध कौशल प्रदान किया। हे मिंगटांग, ठीक है, तुम तीनों जल्दी से समुद्र देवता की पूजा करो और फिर तुरंत टीम में शामिल हो जाओ। तुम प्रतिभा जागृति प्रक्रिया शुरू करने वाले पहले बैच होगे, इसलिए ढिलाई मत करना। सार्थक चौंक गया, क्या समुद्र का देवता पुरुष नहीं होता? हे मिंगटांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, बकवास करना बंद करो। पूजा समारोह के दौरान ऐसी बेतुकी बातें कहना मना है। सार्थक मन ही मन बुदबुदाया, हमारे देश में समुद्र देवता की बड़ी दाढ़ी है और हाथ में त्रिशूल है, वह इससे कहीं अधिक प्रभावशाली है। मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़े हुए यह व्यक्ति तो तुरंत ही उनकी प्रतिष्ठा को गिरा देता है। समुद्र देवता की पूजा के लिए कोई नियम नहीं थे। सार्थक, विद्वान अमृता और तनवीर ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें निकाली, सिर झुकाया और छड़ों पर झुककर कुछ बुदबुदाए, संभवतः प्रार्थना कर रहे थे। समुद्र देवता को प्रणाम करने के बाद वे तीनों समुद्र देवता की मूर्ति के पीछे केंद्र के भीतरी घेरे में प्रवेश कर गए। ये लगभग 200 मीटर व्यास का एक गड्ढा है, लेकिन इसका तल समतल है और इस पर कई जटिल आकृतियां उकेरी गई हैं, जिससे यह एक शानदार स्विमिंग पूल जैसा दिखता है। इस विशाल पूल के चारों ओर सीढ़ियों की कतारें हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्टेडियम के बाहर सीढ़ियां होती हैं। इस समय सीढ़ियां लोगों से खचाखच भरी हैं, मानो लोगों का सागर उमड़ रहा हो। हर साल कई लोग इस भव्य आयोजन को देखने आते हैं, कुछ अपने बच्चों को देखने आते हैं और कुछ बस इस शानदार दृश्य का आनंद लेने आते हैं। सार्थक और अन्य लोगों को समुद्र देवता की मूर्ति के पीछे ले जाया गया, जहां से सीढ़ियां सीधे तालाब तक जाती थीं। इस समय सार्थक ने वांग बैयू, जियांग नान, चेन किंग और कुछ अन्य लोगों को देखा जिन्हें वह पहचानता नहीं था, लेकिन उन सभी ने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया। आखिरकार शीर्ष 10 में जगह बनाना इस बात का प्रमाण था कि ये बच्चे असाधारण थे। 6 लाख की आबादी वाले इस तैरते द्वीप के 10 सबसे उत्कृष्ट किशोर। प्रतिभाओं को पहचानने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लोग शीर्ष 10 लोगों के नाम पुकारने लगे हैं। तनवीर, तनवीर, तनवीर। वांग बायू, वांग बायू, वांग बायू। दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण। विरोध की लहरें एक के बाद एक उठती और गिरती रहीं। बेशक सार्थक जैसे कमजोर लोगों को शायद ही कभी कोई सराहना मिलती है, क्योंकि हर कोई उनके लिए नया होता है और उनसे किसी का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। लेकिन तनवीर अलग है, उसका नाम तियानशुई गांव के लिए एक आदर्श बन गया है। यहां तक कि अमृता के लिए भी लोग तालियां बजाते हैं। इनमें तनवीर, वांग बैयू और जियांग नान सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं। सार्थक। अचानक हुई एक जोरदार आवाज से पूरा वातावरण थम सा गया और सभी लोग सार्थक चिल्लाने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगे। अध्याय 59, प्रतिभा का जागरण। आवाज की दिशा में देखने पर सबने जिया वुशुन को देखा, जो शीर्ष 10 में होना चाहिए था। वह दर्शकों के बीच हाथों में पट्टी बांधे बैठा था। ये लड़का, मानो अन्य दर्शकों के चेहरों से बेखबर, लगातार सार्थक चिल्ला रहा था। ये दृश्य विचित्र था, केवल जिया वुशुन ने ही 2 बार सार्थक चिल्लाया। बहुत अच्छा। अचानक एक और आवाज सुनाई दी और सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो सार्थक दर्शकों की ओर हाथ हिला रहा था। सब लोग, अमृता, वांग बैयू और उनके आसपास के सभी लोग पूरी तरह से अचंभित थे। क्या हम खुद को शर्मिंदा नहीं करने वाले हैं? जिया वुशुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जानता था कि सभी ने सार्थक को कम आंका था। उसने स्वयं इसका अनुभव किया था। इस तरह की शक्ति किसी मछली पकड़ने के प्रशिक्षणार्थी छात्र के पास नहीं होनी चाहिए, ये बेहद भयावह थी। सार्थक, देखो, लोगों की आंखें पारखी होती हैं। अमृता, शायद वो अंधा है। मुझे किसी ने फोन क्यों नहीं किया? सार्थक, लोग पहले से ही गुपचुप तरीके से अपने बेटों को आपसे मिलवाने की योजना बना रहे हैं। अब जब वे आपका नाम ले रहे हैं तो वे अनजाने में ही आपके लिए प्रतिद्वंद्वी पैदा कर रहे हैं। अरे यार, तुम तो सबसे बुरे हो। तनवीर, नाम से पुकारा जाना वाकई बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता। सार्थक, इससे पता चलता है कि आप कितने लोकप्रिय हैं। आप एक आदर्श हैं। तनवीर, मुझे लगता है कि आप भी एक आदर्श बन सकते हैं।
अमृता, मैं लड़कियों के लिए एक आदर्श बन सकती हूँ और शीर्ष 10 में केवल एक ही लड़की है। वांग बईयू किनारे से तीनों की बातचीत सुन रही थी और कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। क्या तुम लोग बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हो? ये तो तुम्हारी प्रतिभा को जगाने का सवाल है। यह ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूरे भविष्य को प्रभावित करेगी। वांग बईयू, सार्थक, तनवीर। याद रखना, बाद में केंद्र की ओर जाना, बिल्कुल केंद्र क्षेत्र में पहुंचना, ये फायदेमंद होगा। सार्थक, बीच में वो बड़ा सा छेद किस लिए है? वांग बईयू, वहीं से स्पिरिट अवेकनिंग लिक्विड का छिड़काव किया जाता है। फुफकार। सार्थक का दम घुटने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा हो। सार्थक, क्या ये स्पिरिट अवेकनिंग लिक्विड कुछ ज्यादा ही नहीं है? ये कुंड बहुत बड़ा है, इसमें तो हजारों लोग नहा सकते हैं। वांग बईयू, पतला आत्मा जागरण तरल, क्या आपने पिछली प्रतिभा जागरण प्रक्रियाओं को नहीं देखा है? सार्थक ने तुरंत जवाब दिया, बेशक मैंने इसे देखा है, लेकिन मैंने इसे कभी आजमाया नहीं। काश मैं यहाँ हर दिन स्नान कर पाता। सब लोग। कुछ ही देर बाद 1000 लोगों के समूह में सभी छात्र अपनी अपनी जगह पर आ गए। ग्राम प्रधान आगे बढ़ा और चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ। इस साल की प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और नियम पिछले वर्षों जैसे ही हैं। शीर्ष 10 प्रतियोगी सबसे पहले पूल में प्रवेश करेंगे, उसके आधे घंटे बाद शीर्ष 100 प्रतियोगी और फिर 1 घंटे बाद बाकी सभी। जिन लोगों की आत्मा जागृत हो जाती है, उन्हें अपनी प्रतिभा के जागृत होते ही तुरंत पूल छोड़ देना होगा, कोई भी वहां नहीं रुकेगा। सूची हाथ में लिए गांव के मुखिया ने जोर से पढ़ा। अब इस मछली पकड़ने की प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम पुकारते हैं। प्रथम स्थान सार्थक, द्वितीय स्थान तनवीर, तृतीय स्थान वांग बईयू। अमृता, जिया टोंग, ली युवान युवान और चेन किंग तालाब में प्रवेश करें। अत्यंत उत्साह के साथ सभी छात्र आगे आगे चलने लगे और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, जिससे उनके पीछे चल रहे छात्र ईर्ष्या करने लगे। शीर्ष छात्रों के साथ यही विशेष व्यवहार किया जाता था, क्योंकि ये छात्र संभवतः सबसे प्रतिभाशाली थे और इसलिए उन्हें सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त थे। इसके बाद शीर्ष 100 छात्र थे और फिर समान प्रतिभा वाले सभी छात्रों को एक साथ प्रवेश दिया जाता था। इस समय तथाकथित आत्मा जागृति द्रव अभी तक कुंड में नहीं था और सार्थक और उसके साथी वहां नहीं रुके, सभी केंद्र की ओर चल पड़े। वे तितर बितर हो गए और बड़े गड्ढे से लगभग 10 मीटर दूर बैठ गए। अमृता और तनवीर सार्थक के दोनों ओर लगभग 5 या 6 मीटर की दूरी पर बैठे थे। अमृता ने पूछा, सार्थक, तुमने मेरे जन्मजात आध्यात्मिक जीव के बारे में क्या कहा? मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत उत्साहित। सार्थक ने कुछ देर सोचा, जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, मुझे लगता है कि मैंने प्रताप का विशाल केकड़ा ही देखा है। ली वू के केकड़े को प्रतिभा आधारित आत्मा प्राणी नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए ये गिनती में नहीं आता। तब सार्थक ने कहा, यह एक केकड़ा हो सकता है। यह इतना बदसूरत है कि मैं केकड़ा नहीं बनना चाहता। आत्मा के जीव जरूरी नहीं कि सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्रों से ही आते हों। कई लोगों के पास ऐसे आत्मा के जीव होते हैं जिनके बारे में पहले किसी ने कभी नहीं सुना होता, और कुछ लोगों ने तो मूंगों को भी जगा दिया है। सार्थक, क्या मूंगा भी जानवर की श्रेणी में आता है? अमृता, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग मूंगे को जागृत करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष रूप से अच्छी होती है। लेकिन मुझे भी नहीं पता। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूं। सार्थक अमृता को अवाक होकर देखता रहा। उसने सोचा कि एक प्रतिभाशाली आत्मा प्राणी का होना ही काफी है, फिर क्यों नखरे करना। हालांकि सार्थक के मन में जिज्ञासा भी थी। ये तो मानो खजाने की पेटी खोलने जैसा था। खजाना समुद्र का एक जीव था और लॉटरी का तरीका पूरी तरह से यादृच्छिक था। वांग बईयू, अधिकांश लोगों के जन्मजात आत्मिक जीव हमें परिचित हैं, लेकिन परग्रही आत्मिक जीव वास्तव में बुरे नहीं हैं। हुला। वांग बईयू के बोलते ही पानी की एक तेज धार निकली। तनवीर, शांत रहो और ध्यान मत भटकाओ। पानी तेजी से बह निकला और देखते ही देखते 200 मीटर चौड़े तालाब में एक पतली परत भर गई। कुछ ही क्षणों में पानी सबके सीने तक पहुंच गया। उसी क्षण बड़े छेद से एक हरा तरल पदार्थ निकला, जिससे पूरा तालाब तुरंत हरे रंग का हो गया। कुछ ही देर बाद पानी उनकी ठुड्डी तक पहुंच गया। तनवीर, अपनी सांस रोक लो। सार्थक ने गहरी सांस ली और कुछ ही देर में पानी उनके सिर तक डूब गया, जिससे सबको ऐसा लगा मानो वे तालाब की तलहटी में जम गए हों। सार्थक ने अपने बगल में बैठे तनवीर और अमृता की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उन दोनों की आंखें भी बाकी सब लोगों की तरह कसकर बंद थीं। इसलिए सार्थक ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं।
आंखें बंद करते ही सार्थक को ऐसा लगा मानो वह किसी अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर गया हो, मानो वह किसी विशाल सागर में हो, जहां कोमल लहरें उसके शरीर को छू रही हो और उसका मन विलीन हो रहा हो। अगर उसे इस अनुभूति को एक शब्द में बयान करना हो तो वह कहेगा कि जैसे कोई उसे बेहद गर्म हाथों से सहला रहा हो, एक सचमुच सुकून देने वाला एहसास। उसके मन में एक अंधेरी दुनिया थी, जिसमें चारों ओर और दूर अनगिनत टिमटिमाते तारे थे, मानो ये तारे बेतहाशा उसके शरीर में समा रहे हों। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन जब चमकती हुई धूल गायब हो गई, तो सार्थक को ऐसा लगा जैसे वह किसी जटिल पाइप में हो, उसका शरीर प्रकाश की किरण की तरह उसमें से गुजर रहा हो। जब तक कि उसने एक समुद्र नहीं देखा। सार्थक समुद्र में क्या है, ये देख नहीं पा रहा था। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि समुद्र का पानी बहुत साफ है, लेकिन मानो उसके सामने एक पतली परत हो जिसे वह भेद नहीं पा रहा था। अचानक सार्थक के सामने एक छोटा सा लौकी प्रकट हुआ। वह चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी प्रतिभा को जागृत कर रहा हूँ और तुम यहाँ मजे में शामिल होने आ गए हो। लेकिन दानव शोधन पात्र ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया और धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। सार्थक ने महसूस किया कि दानव शोधन पात्र के प्रकट होते ही बड़ी संख्या में मछलियां उसकी ओर दौड़ पड़ीं। हालांकि मछलियां पतली झिल्ली को भेद नहीं सकीं, इसलिए वे उसके सामने अपनी जगह बदलती रहीं, सभी झिल्ली को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। बाहरी दुनिया। आधा घंटा बीत चुका है। अचानक पानी की सतह हिल उठी और किसी ने चिल्लाकर कहा, यह आ गया, यह आ गया। चेन किंग ने सफलतापूर्वक आत्मा को जागृत करने वाला पहला व्यक्ति है। छप छप। अचानक चेन किंग का शरीर कांप उठा और उसके बगल में तलवार जितनी लंबी एक मछली प्रकट हुई और उसके चारों ओर तैरने लगी। किसी ने आह भरते हुए कहा, यह एक स्वॉर्डफिश है, जो एक बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्र में सबसे आक्रामक मछली होती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बहुत ही साधारण है। किसी ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें क्या पता? भले ही यह साधारण हो, फिर भी यह एक बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्र से आई हुई मछली है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ज्यादातर लोग जो मछलियां पकड़ते हैं, वे साधारण मछली पकड़ने के क्षेत्रों से ही आती हैं। गांव के मुखिया ने तलवार मछली पर एक नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया। अच्छा नहीं, तलवार मछली तो बहुत साधारण होती है। कस्बे में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जन्मजात आत्मा तलवार मछली है। ये बिल्कुल भी असाधारण नहीं है। इसके तुरंत बाद तालाब के नीचे एक और हलचल मच गई। इस बार ये ली युवान था। अचानक उसके बगल में एक विशालकाय मांसल कछुआ प्रकट हुआ। पूरा अखाड़ा अफरा तफरी में डूब गया। किसी ने हैरानी से कहा, एक विशालकाय मांस का कछुआ? इस साल की प्रतियोगिता में एक विशालकाय मांस का कछुआ दिखाई दिया है। ली युवान के पिता उत्साह से खड़े हो गए। उस विशालकाय मांस के कछुए का क्या मतलब था? इसका मतलब था अत्यंत उच्च रक्षा शक्ति। अपने बेटे को ऐसा शक्तिशाली जीव प्राप्त होने के बाद उन्हें अब कभी भी साधारण या प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में अपने बेटे की मृत्यु की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ग्राम प्रधान ने मन ही मन सिर हिलाया। ली युवान वास्तव में भविष्य में प्रशिक्षण के लायक थी। ... ठीक पीछे पीछे चलते हुए जिया टोंग ने प्रताप के मछुआरे के केकड़े जैसा ही एक बड़ा नीला केकड़ा देखा। दुर्भाग्य से ये केकड़ा प्रताप के मछुआरे के केकड़े जितना बढ़िया नहीं था। प्रताप का सबसे कीमती केकड़ा जैड केकड़ा था, जो केवल उच्च श्रेणी के मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता था। वहीं जिया टोन का केकड़ा एक साधारण मछली पकड़ने वाले क्षेत्र का बड़ा नीला केकड़ा था। गुणवत्ता में अंतर स्पष्ट था। हालांकि दर्शकों को इसकी परवाह नहीं थी। कुछ ने तो ईर्ष्या से कहा, केकड़े हमला और बचाव दोनों कर सकते हैं और उनकी समग्र क्षमताएं काफी मजबूत हैं। वे वाकई बहुत अच्छे हैं। इस समय सबसे ज्यादा घबराया हुआ व्यक्ति ही मिंगटांग था। आमतौर पर जितना अधिक समय तक कोई व्यक्ति दृढ़ रहता है, उसकी जन्मजात आत्मा उतनी ही प्रबल हो जाती है। अंतिम 3 लोग प्रकट हो चुके हैं और उसे नहीं पता कि उसकी बेटी कौन है। हे मिंगतान को आश्चर्य हुआ जब दक्षिण परिसर की 6ठी रैंक वाली छात्रा झांग कियांग ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्टील हेडेड फिश, एक दुर्लभ मछली जैसी आकृति का चित्र बनाया। इससे हे मिंगतान बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी बेटी अन्य छात्राओं से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है, इसलिए उन्हें अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि आयनहेड मछली ने कई लोगों का उत्साह भी आकर्षित किया। हालांकि हर कोई इसकी लगातार प्रशंसा कर रहा है। तांबे और लोहे से बने शरीर वाली इस मछली की रक्षात्मक क्षमता वास्तव में एक बड़े कछुए से बहुत कमजोर नहीं है। 5वां स्थान मिला, स्वॉर्डफिश मिली। चौथी बात, जियांग नान का सामना पहली बार एक असामान्य मछली से हुआ।
लेकिन वह भी सबसे आम प्रकार की, बॉलफिश। इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में जियांग नान की आक्रमण शक्ति अत्यंत उच्च होगी। शहर में भी ऐसे बहुत कम किशोर हैं जो बॉलफिश का सामना कर सकते हैं। बस अचानक पानी के अंदर एक असामान्य हलचल हुई जो अमृता की तरफ से आ रही थी। अध्याय 60 सफेद ड्रैगन पंख वाला झींगा। हे मिंटान तुरंत उत्तेजित हो गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। प्रताप, उत्साहित मत होइए। लिटिल फिश ने अब तक धैर्य बनाए रखा है, इसलिए उसे जो भी आत्मा राक्षस मिलेगा वह पहले वालों से बेहतर ही होगा। हे मिंटांग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यही होना चाहिए। धड़ाम, गांव के मुखिया ने चिल्लाकर कहा, अजीब मछली, अजीब मछली। सभी दर्शक खड़े हो गए और लाल, काले और सफेद रंग की मछली को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले, मैंने पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी। लेकिन ये कितनी सुंदर है। हे मिंटांग इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक परग्रही, यह एक परग्रही मछली है, हा हा हा। मेरे हे परिवार ने एक परग्रही आत्मा वाले जानवर को जन्म दिया है। गांव का मुखिया भी काफी उत्साहित था। गांव में कोई अजीबोगरीब आत्मापोशी जानवर कब प्रकट हुआ था उसे ठीक से याद नहीं था, लेकिन कम से कम कई दशक बीत चुके थे। अगर सार्थक अभी अपनी आंखें खोल ले तो वह निश्चित रूप से कहेगा कि अज्ञानता कितनी भयानक होती है। इतने सारे लोग तो क्लाउनफिश को पहचान भी नहीं पाते। इस समय कई लोगों ने आकाश की ओर देखा, मानो वे सोच रहे हों कि क्या फोन्जे को पता है कि वह किस प्रकार की मछली है। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, फोन्जे हवा में खड़ा होकर अमृता के बगल में मौजूद क्लाउनफिश को देखते हुए बोला, यह एक लाल हॉलेक्विन है जिसे एनीमोनफिश भी कहते हैं। ये बहुत ही क्षेत्रीय और आक्रामक होती है और केवल विभिन्न प्रकार के एनीमोन खाती है। ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसकी विकास क्षमता सीमित है। अगर यह विकसित होकर ब्लैक हॉलेक्विन बन जाए तो यह मछली शहर में प्रवेश के योग्य हो जाएगी। दर्शक आक्रोश से भर उठे। कई लोग हैरान रह गए। क्या ये वाकई इतना उन्नत है? क्या ये सचमुच समुद्री एनीमोन खाता है और इसे शहरों में प्रवेश करने का भी अधिकार है? कई शिक्षक हे मिंटान के चारों ओर जमा हो गए। शिक्षक हे, बधाई हो, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। हे मिंटांग, बिल्कुल नहीं, बस किस्मत अच्छी थी। शिक्षक हे, मेरा एक रिश्तेदार शहर में रहता है, क्या आप इस पर विचार करेंगे? हे मिंटांग, हाँ, मेरी बेटी अभी छोटी है, अभी छोटी है। जबकि लोगों का एक बड़ा समूह हे मिंटांग को अपना आशीर्वाद दे रहा था, वहीं अमृता से पहले अपने आध्यात्मिक पशुओं को सक्रिय कर चुके लोग उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। इसी क्षण अमृता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक छोटी मछली देखी जिसका अगला आधा भाग लाल और पिछला आधा भाग काला था तथा सिर पर एक सफेद निशान था जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें गुलाबी हो गईं। वाह, कितना प्यारा, कितना सुंदर। क्या तुम मेरे आध्यात्मिक जीव हो? चलो तैरते हैं और देखते हैं। क्लाउनफिश को मानो मानव स्वभाव की समझ थी और वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से पलक झपकते ही अमृता के चारों ओर तैरने लगी, जिससे अमृता बेहद खुश हो गई। ग्राम प्रमुख, अहम, जिन लोगों ने आत्मा पशु की प्रतिभा प्राप्त कर ली है वे जल्दी बाहर आए। उसी क्षण अमृता को याद आया कि अभी भी बहुत से लोग देख रहे हैं। अपने पिता के निर्देशों का पालन करते हुए उसके मन में एक विचार आया और झट से क्लाउनफिश उसकी माथे में समा गई और गायब हो गई। अमृता ने पानी की तलहटी की ओर देखा और पाया कि सार्थक और तनवीर अभी भी वहीं थे। वे उससे ज्यादा देर तक टिके रहे होंगे और शायद उन्हें बेहतर आत्मा जीव मिल गए होंगे, है ना? उसे एहसास हुआ कि उसने मछली होने के नाते इस बारे में पहले जिक्र नहीं किया था। उसे जाकर उनसे पूछना चाहिए। ... आधा घंटा बीतने ही वाला है। पानी की तलहटी में केवल सार्थक, तनवीर और वांग बयू ही बचे थे। इस क्षण वांग बयू खुद को रोक नहीं पाए। पानी के अंदर एक असामान्य हलचल हुई, जिसके बाद पीठ पर उभरा हुआ एक विशाल नीले रंग का कछुआ दिखाई दिया। फुफकार, यह एक कठोर खोल वाला कछुआ है। कुछ लोग हैरान रह गए। सभी कछुए बेहद शक्तिशाली जीव होते हैं। अगर बड़े मांस वाले कछुए को पहले स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में कोई हरा नहीं सकता, तो सख्त खोल वाले कछुए को पहले या दूसरे स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है। इसके लगभग अजेय होने का कारण एक किंवदंती है कि प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में एक और अत्यंत दुर्लभ कछुआ पाया जाता है, जिसे पत्थर ढोने वाला कछुआ कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, पत्थर ढोने वाला कछुआ अपनी पीठ पर एक पत्थर ढोता है। किंवदंती है कि इस पत्थर पर एक युद्ध तकनीक उकेरी गई है, लेकिन आज तक किसी ने भी पत्थर ढोने वाले कछुए को नहीं देखा है, इसलिए लोहे के कवच वाला कछुआ लगभग अजेय हो गया है।
वान परिवार के मुखिया भी देख रहे थे। कवचधारी कछुए को देखकर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, शाबाश, तुम वाकई वान परिवार के सदस्य बनने के योग्य हो। अगर यह कवचधारी कछुआ और भी तरक्की करे तो ये शुवानजिया कछुआ बन जाएगा। उस समय मेरा वान परिवार एक और शक्तिशाली कवचधारी सैनिक पैदा करेगा। जब वान बेयू जागा और उसने कवचधारी कछुए को देखा तो उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी उसने उसके खोल को थपथपाया। फिर उसने अनजाने में पानी के नीचे देखा और पाया कि सार्थक और तनवीर अभी भी सो रहे थे। आधा घंटा बीत चुका था और तालाब का हरा रंग थोड़ा फीका पड़ गया था। गांव का मुखिया लगातार पुकारता रहा, तालाब में प्रवेश करने वाले पहले 100 लोग। छप छप। जैसे लोगों का एक समूह सार्वजनिक स्नानघर में जाता है, वैसे ही कई लोग दूसरों से एक कदम पीछे रहने और आध्यात्मिक जागृति के तरल पदार्थ को कम मात्रा में ग्रहण करने के डर से पानी में कूद पड़े। लेकिन इस समय दर्शक इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि वे सभी तनवीर और सार्थक के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने अजीबोगरीब भाव व्यक्त किया, इस सार्थक में कुछ तो हुनर है, वरना वह इतनी देर तक तालाब में कैसे रह सकता था। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है जो तनवीर को टक्कर दे सके। किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है। मैंने सुना था कि आध्यात्मिक परीक्षा के दौरान सार्थक की आध्यात्मिक नस केवल प्रथम श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली थी। शायद वह वहां थोड़ी देर और रुका रहा, बस इतना ही। ... अचानक तालाब का केंद्र तुरंत उबलने लगा और लाल लपटों का एक गोला ऊपर उठ उठा। फोंग जे, जो आकाश में आंखें बंद करके विश्राम कर रहा था, अचानक समुद्र देवता की मूर्ति के पीछे प्रकट हुआ। उसकी निगाहें तीव्र थीं। धड़ाम। लगभग आधा मीटर लंबा एक पतला दुबला जीव उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये जीव पूरी तरह से धधकते लाल रंग का था और इसके शरीर पर गहरे लाल रंग की लपटें जल रही थीं। इसके सिर से पूंछ तक केवल एक सफेद रेखा थी। इसकी पीठ पर लाल और सफेद रंग के हड्डीदार पंख थे। ध्यान से देखने पर पता चलता था कि इस जीव के 2 बड़े पंजे भी थे। सभी लोग हैरान रह गए, यहां तक कि गांव का मुखिया भी अवाक रह गया। ये क्या था? अमृता का मुंह खुला का खुला रह गया और पूल में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे सभी छात्र भी हैरानी से देखते रह गए। यह अजीबोगरीब लड़की हद से ज्यादा अजीब थी। गांव के मुखिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या है, क्योंकि वह इसे समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने इसे अछूत कहकर पुकारा। तनवीर, तनवीर, तनवीर। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग रोमांचित थे। ये दृश्य अविश्वसनीय था, पानी में सचमुच आग जल सकती थी। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तनवीर की नींद खुली और उसने अनजाने में सार्थक की ओर देखा, लेकिन पाया कि सार्थक अभी भी सो रहा था और उसके पास कोई नहीं था। फिर वह मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। पानी से बाहर निकलते ही तनवीर ने सबसे पहले जो चीज देखी वह थी एक झींगा। ये झींगा बहुत ही अजीब दिख रहा था और यह सचमुच जल रहा था। तनवीर को जागते देख फोंग जे की उत्साहित आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये जीव पौराणिक श्वेत ड्रैगन पंख वाला झींगा है, जिसके पंजे दिव्य लोहे जितने मजबूत बताए जाते हैं। दुर्भाग्य से मैंने इसे कभी नहीं देखा है और यह केवल एक अनुमान है। आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। फोंग जे को लगा कि उसकी यात्रा पूरी तरह सार्थक रही। वह लगभग भविष्यवाणी कर सकता था कि तनवीर जल्द ही शहर में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और तनवीर के गुरु के रूप में वह भी उसके साथ प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। तनवीर जितना शक्तिशाली होगा, उसका रुतबा उतना ही ऊंचा होगा। तनवीर ने बुदबुदाते हुए कहा, सफेद ड्रैगन पंख वाला झींगा, ये तो साफ तौर पर लाल है। चूंकि तुम लपटों से घिरे हो तो क्यों न मैं तुम्हें अब से छोटी ज्वाला कहकर पुकारूं। सफेद ड्रैगन के पंखों वाला झींगा तनवीर के सिर पर चढ़ गया, उसके दोनों पंजे हवा में जकड़ गए। तनवीर ईर्ष्या से भरी जयकार और सभी के नारों के बीच तट पर पहुंचा। फैंग जे, अच्छा, आपके पास पौराणिक झींगा प्रकार के आत्मा जानवर को प्राप्त करने का उच्च अवसर है। हालांकि तनवीर बहुत भावुक हो गया था, फिर भी वह तालाब की ओर देखता रहा। फोंग जे, चूंकि तुम्हारा छोटा भाई इतने लंबे समय तक रह सकता है तो वह काफी अच्छा होगा। बस देखते रहो। ... सभी लोग सार्थक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद में आए सैकड़ों छात्रों ने अपने आध्यात्मिक जानवरों को सक्रिय कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से परिणाम निराशाजनक रहे। प्रधानाचार्य कभी कभी चिल्लाते थे। चेन फी ने नाइफ फिश सोल बीस्ट को जागृत किया। कियान्यू नीले कवच वाली मछली आत्मा वाले जानवर के रूप में जागृत हुई। सन लुलुओ एक चाकू मछली आत्मा वाले जानवर के रूप में जागृत हुआ।
झिल्ली के दूसरी ओर तरह तरह के समुद्री जीवों की लहरों को आते जाते देखकर सार्थक ऊब रहा था। पहले तो तरह तरह के समुद्री जीव उन्हें देखने के लिए जमा हो गए, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उनकी संख्या कम होती गई और जीव और भी हिंसक होते गए। उसने एक बड़ी मछली को नुकीले दांतों से भरे मुंह से एक चमकीले हरे केकड़े के टुकड़े टुकड़े करते हुए भी देखा, और फिर उस बड़ी मछली को एक ईल ने छेद दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च न हो? सार्थक इसी बात पर अड़ा हुआ था। उसे अपने चारों ओर पानी की धाराएं महसूस हो रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे अमृता और तनवीर पहले ही जा चुके हों। क्या यह नहीं कहा जाता कि पानी के भीतर जितना अधिक समय बिताया जाए, आपकी क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है? गौरी, कृपया मेरी आध्यात्मिक नसों को उन्नत करो। दानव शोधन पात्र ने उसे अनसुना कर दिया और अपने आप इधर उधर घूमता रहा। अचानक सार्थक को अपनी आंखों के सामने एक सफेद रोशनी दिखाई दी। पतली झिल्ली के पार वह धुंधली सी एक छोटी मछली देख सका जो या तो धूसर, सफेद या काली थी, कुल मिलाकर बस एक ठोस रंग की। अरे, ये तो बस ऐसे ही सिर हिला रही है। बड़े लॉबस्टर, बड़े केकड़े और बड़े कछुए का क्या हुआ? उम्मीद है ये छोटी मछली पूरी निगल न जाए। लेकिन जैसे ही छोटी मछली दिखाई दी, लौकी तेजी से घूमने लगी और पारदर्शी झिल्ली टूटने ही वाली थी। छोटी मछली अपने सिर का इस्तेमाल करके झिल्ली को धक्का दे रही थी। बाहर सार्थक के चारों ओर अचानक एक भंवर प्रकट हो गया। किसी ने कहा, ये बस प्रकट होने ही वाला है।